आज हम बात करेंगे PS2 के बारे में, यानी पोनियन सेल्वा पार्ट 2। पार्ट 1 को आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने फटाफट इसके सेकंड पार्ट को भी रिलीज कर दिया। मैं भी यहाँ कुछ फटाफट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको PS1 की स्टोरी नहीं मालूम तो मेरे चैनल पे उसका एक वीडियो ऑलरेडी है, जाकर उसे ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको स्टोरी पता चल जाए। क्योंकि PS2 को अगर समझना है तो PS1 को एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके कैरेक्टर और जगह के नाम बहुत सारे हैं जिससे लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। चैनल पर भी काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि लोगों को स्टोरी समझ में आ रही है। एक्चुअली ये एक रिच हिस्ट्री है जिसे समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। PS2 की स्टोरी स्टार्टिंग करने से पहले PS1 का एक छोटा सा रिकेप दे रहा हूँ। कहानी चोल साम्राज्य के राजगद्दी के इर्द गिर्द घूमती है। इस राजगद्दी को पाने के लिए कई सारे षड्यंत्र और युद्ध चल रहे हैं। चोल साम्राज्य का राजा सुंदर चोल का बड़ा बेटा आदित्य करिकाल है, लेकिन कायदे के हिसाब से वो गद्दी मधुरांतकन देव की होनी चाहिए और इसी के लिए सारे महल के लोग उसका साथ दे रहे हैं। उधर प्रभुतेश्वर की पत्नी नंदिनी, जो कि कभी प्यार किया करती थी आदित्य करिकाल से, लेकिन एक युद्ध में उसने उस आदमी को मारा था जो कि नंदिनी की रक्षा किया करता था, यानी पांड्य राजा। अब पांड्य राजा को वचन देने की वजह से नंदिनी अपने षड्यंत्र से चोल साम्राज्य को खत्म करना चाहती है। और यही हम आखिरी के सीन में देखते हैं कि नंदिनी की वजह से अरुण मोड़ी, जो कि वापस आ रहा अपने भाई से मिलने के लिए, वो समुद्र में खो जाता है, जिसे एक बुढ़िया बजाती है जो कि देखने में हूबहू नंदिनी जैसी दिखती है। अब इसके आगे की स्टोरी शुरू होती है PS2 यानी पोनियन सेल्वा पार्ट 2 में। उससे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू कि आपने PS1 के वीडियो को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलिए वापस कहानी पे आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी और आदित्य करिकालम की उस टाइम से जब ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। किसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ से नंदिनी को जाना पड़ता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि अरुण मोड़ी यानी पोनियन सेल्वा के समुद्र में डूबने की खबर हर जगह फैल जाती है। यहाँ नंदिनी के भेजे हुए पांड्य हथियारे उसकी डेड बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी यहाँ नहीं मिलती है। उधर हम देखते हैं कि पल्लव का राजा पार्थिवन तंजौर पहुंचता है। तंजौर पहुंचने पे वो देखता है कि वहाँ प्रभुतेश्वर, जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसी ने भेजा था कि वो अरुण मोड़ी को बंदी बना के वहाँ पे लेके आए। और अरुण मोड़ी को बंदी बनाने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि नंदिनी ने दिलवाया था प्रभुतेश्वर से। यहाँ पार्थिवन प्रभुतेश्वर के ऊपर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि तुम अरुण मोड़ी को मारना चाहते थे। अब वो समुद्र में डूब चुका है और मर गया है। ये बात सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। यहाँ नंदिनी को शक होता है क्योंकि अरुण मोड़ी की अभी लाश नहीं मिली, तो उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब पार्थिवन को वापस जाना होता है आदित्य करिकाल के पास, क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो उसे ये सारी चीजें बताना चाहता है, पर यहाँ नंदिनी उसके कान भर देती है। वो एक षड्यंत्र रचती है और वो कहती है कि आदित्य करिकाल से बोलना कि चोल साम्राज्य को खत्म करने का यहाँ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नंदिनी का भोला भाला चेहरा देख के पार्थिवन उसकी बातों में आ जाता है। उधर हम देखते हैं मधुरांतकन देव, जो कि अरुण मोड़ी के मरने से काफी खुश होता है। वो अपने ही लोगों में रहकर अपना राज्य अभिषेक करवाता है। यहाँ एक आदमी आता है जिसके पास राष्ट्रकूट के राजा कुर्तिका अमृतवर्त का एक प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव के तौर पे वो अपनी पुत्री माधुरी को भेजते हैं, उसके साथ विवाह करके इस संबंध को आगे बढ़ाकर चोल साम्राज्य को खत्म करने के लिए। उधर सीन शिफ्ट होता है अरुण मोड़ी की तरफ, जहां हम देखते हैं कि वो जिंदा है और उसे बार बार वही रात याद आती है जब उस औरत ने उसे बचाया था, यानी जो कि हमशक्ल थी नंदिनी की। यहाँ उसके साथ वंथिया तेवन और पूर्णिमा भी है। यहाँ इन दोनों को देखकर वहाँ पे पंडित तिरुवल्लई भी आ जाता है। यहाँ तिरुवल्लई अरुण मोड़ी को जिंदा देखकर वहाँ शोर मचाने लगता है। उसे काफी खुशी होती है, जिसका आवाज सुनकर वहाँ पर नंदिनी के भेजे हुए पांडे योद्धा आ जाते हैं। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए वंथिया तेवन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए अपने पीछे भगाने लगता है। अब यहाँ अरुण मोड़ी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये लोग एक बौद्ध विहार जाते हैं, जो कि नागपट्टनम में चूड़ीमणि नाम का बौद्ध विहार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे प्लेस की तरफ। प्लेस का नाम थोड़ा अजीब है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाएगी। प्लेस का नाम है कुरकुरुथई, जहां आदित्य करिकाल युद्ध के लिए बैठा हुआ है। वो अपने भाई का भी इंतजार कर रहा है। यहाँ पार्थिवन पहुंचता है और आदित्य से बात करता है अरुण मोड़ी के डूबने के बारे में। वो उसे बताता है कि वो नहीं बचा है। ये सुन के आदित्य पूरी तरीके से टूट जाता है। यहाँ पार्थिवन अपने और नंदिनी के बीच हुए सारी बातें बताता है। वो बताता है कि नंदिनी ने उसे बताया है कि उसके भाई अरुण मोड़ी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पांड्य हत्यारे हैं।
ये बात सुनकर आदित्य उसे बताता है कि पांडे हत्यारे नंदिनी से मिले हुए हैं। ये बात सुन के वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कहता है। यहाँ पार्थिवन आदित्य करिकाल को बताता है कि नंदिनी तुमसे कडम्बुर में मिलना चाहती है। ये बात सुन के आदित्य करिकाल उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हम देखते हैं नंदिनी, जिसके हाथ में आदित्य करिकाल की दी हुई एक मुद्रिका है जो उसे याद दिलाती रहती है कि उसे आदित्य करिकाल से बदला लेना है। इधर नंदिनी सीधे पहुंच जाती है पांडे के हथियारों से मिलने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने वंतिया तेवन को पकड़ रखा था। इधर नंदिनी और पांडे हथियार का मेन लीडर दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि वो पूर्णिमा के दिन चोल साम्राज्य के तीनों राजाओं को मारकर चोल डायनेस्टी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, क्योंकि नंदिनी ने अपने रक्षक यानी महावीर पांड्या को वादा किया था कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी, पर आदित्य करिकाल ने उसे मार दिया। इस वजह से नंदिनी उससे खफा है और वो उसका बदला उससे लेना चाहती है। यहाँ वो वंतिया तेवन को जगाते हैं और पूछते हैं कि अरुण मोड़ी कहाँ पे है, लेकिन वंतिया तेवन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वंतिया तेवन की बात से नंदिनी और पांडे के हथियारों को ये यकीन हो जाता है कि अरुण मोड़ी अभी भी जिंदा है। यहाँ वो नंदिनी को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई राज जानता हूँ, इसलिए नंदिनी उन सभी को वहाँ से जाने को कहती है और उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या जानता है। यहाँ वो बताता है कि मैंने सिंघला के वनों में वन की रानी को देखा जो कि हूबहू तुम्हारी जैसी दिखती है, लेकिन वो बूढ़ी है इसलिए उसके बाल सफ़ेद हैं और वो बोल नहीं सकती। ये बात सुनने के बाद नंदिनी थोड़ी असमंजस हो जाती है, क्योंकि वो उसे शायद जानती है, इसलिए उसे बोलती है कि अगर वो दोबारा उसे दिखे तो वो उसे उसके पास ले आए। अब नंदिनी के और बाकी के लोगों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे पंडित तिरुवल्लई आता है जो कि वंतिया तेवन की जान बचाता है, और वंतिया तेवन उसे बोलता है कि वो यहाँ से सीधे कुंदवई से मिलने के लिए जाएगा, और वो पंडित तिरुवल्लई को बोलता है कि वो सीधे आदित्य करिकाल के पास जाए और वो उसके भाई के जिंदा होने के शुभ समाचार उसे बताए। ये दोनों यहाँ अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। वंतिया तेवन एक सेना के बीच में घुस जाता है जो कि मधुरांतकन की है, जो कि अपने माँ से मिलने के लिए उस जगह जा रहा है जहाँ पे कुंदवई रहती है और उसके पिता सुंदरवन रहते हैं। यहाँ उन सैनिकों के बीच में वो कुंदवई को इशारा करता है, कुंदवई उसे सैनिकों के बीच में से उठवा लेती है। इसके बाद वंतिया तेवन कुंदवई को उसके भाई के जिंदा होने की खबर देता है और अपने प्यार के बारे में उसे बताता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर पंडित तिरुवल्लई पहुंचते हैं आदित्य से मिलने के लिए। वो उसे यहाँ पर बताते हैं कि अरुण जिंदा है नागपट्टनम में। ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं। कुंदवई यहाँ पहुंचती है पोनियन सेल्वा यानी अरुण मोड़ी से मिलने के लिए। यहाँ वो उसे उस औरत के बारे में बात करता है जिसने उसकी जान बचाई थी, जो कि हूबहू नंदिनी जैसी दिखती है। यहाँ आदित्य करिकाल भी आता है जो कि उसे बताता है कि वो नंदिनी से मिलने के लिए काडम्बर जा रहा है। ये बात सुनकर वो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि ये सब मैंने शुरू किया है तो ये अब मैं ही खत्म करूंगा। आदित्य करिकाल पहुंच जाता है तंजोर नंदिनी से और बाकी के लोगों से मिलने के लिए कि वो लोग उसके खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी तरह खबर उड़ जाती है कि अरुण मोड़ी बौद्ध विहार में है, इसलिए अरुण मोड़ी के चाहने वाले लोग उस बौद्ध विहार पे हमला करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें बंदी बना के रखा है। ये बात जानकर अरुण मोड़ी उन्हें शांत कराने के लिए बाहर आते हैं। इस वजह से ये बात पहुंच जाती है सीधे पांडे के हथियारों के पास। वो सभी नकली बौद्ध भिक्षु का रूप लेकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वंतिया तेवन बहुत ही तेज होता है, वो हर हमले से उसे बचा लेता है। इधर कुंदवई अपने महल पहुंच जाती है जहाँ वो अपने पिता सुंदर चोल से पूछती है नंदिनी के बारे में। वो उसे बताती है कि अरुण मोड़ी को बचाने वाली एक औरत है जो कि नंदिनी जैसी दिखती है। ये बात सुनकर सुंदर चोल की जुबान पे एक नाम आता है जो नाम होता है मंदाकिनी का। ये नाम सुनकर वो चौंक जाती है। यहाँ मंदाकिनी के बारे में वो बताता है। वो कहता है कि जब वो एक बार सिंघल की तरफ युद्ध कर रहा था तो पांड्य साम्राज्य के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बच गई, क्योंकि मंदाकिनी ने उसकी जान बचा ली थी। जब चोल साम्राज्य उसे बचाने के लिए आया तो वो मंदाकिनी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन समुद्र में डूबकर खो गई वो। इस वजह से वो उसे नहीं ले जा पाया। अगर वो उस दिन नहीं खोती तो आज वो उसकी रानी होती। ये बात सुनकर कुंदवई को लगता है कि उसके पिता सुंदर चोल ने उसे झूठ बोला है। नंदिनी उनकी बेटी है, इसीलिए उन्होंने आदित्य करिकाल और नंदिनी को एक नहीं होने दिया,
क्योंकि वो रिश्ते में उन सभी की बहन लगती है। ये बात सुनकर सुंदर चोल उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुंदवई अपने पिता की बातों पे विश्वास नहीं करती है। वो महल की उस औरत के पास पहुंचती है जो कि कभी झूठ नहीं बोलती। वो है मधुरांतकन देव की माँ। यहाँ वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता सच बोल रहे हैं। जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ की शादी हो चुकी थी तो 2 साल बाद हमने मंदाकिनी को देखा, वो भी गर्भवती अवस्था में। तो इस हिसाब से वो तुम्हारी पिता की पुत्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काडुम्बर की तरफ, जहाँ पर आदित्य करिकाल गया है बाकी के मंत्री से मिलने, जहाँ पर प्रभुतेश्वर और बाकी के सभी मंत्री हैं। यहाँ वो सभी मधुरांतकन की बड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ करिकाल को समझ में आता है कि ये सभी अब मधुरांतकन को राजगद्दी देना चाहते हैं। इस वजह से वो कहता है कि चोल साम्राज्य में उसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी आर्मी लूँगा और कृष्णा नदी के बाद जितनी भी भूमि होगी वो मेरी या फिर मेरे भाई की होगी। इस बात पे वो सभी तैयार हो जाते हैं और वो सभी बोलते हैं कि हमें इसके बारे में महाराज सुंदर चोल से बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो उसे बोलता है कि अगर तुम उससे बात करोगे तो वो मानेंगे नहीं और मुझे उनका कहा मानना पड़ेगा। उधर सीन शिफ्ट होता है तंजौर की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि प्रभुतेश्वर उस महल की देखरेख कर रहा है। यहाँ सुंदर चोल का एक सैनिक आता है जो कि उस महल को चारों तरफ से घेर लेता है। उसे लगता है कि सुंदर चोल को प्रभुतेश्वर ने बंदी बनाकर रखा है। यहाँ उन सैनिकों के बीच में चुपके से पांडे हत्यारे भी उस महल में घुस जाते हैं सुंदर चोल को खत्म करने के लिए, लेकिन उनके षड्यंत्र को भांप लेती है दूर खड़ी एक बूढ़े बालों वाली औरत, और ये कोई और नहीं बल्कि मंदाकिनी है जिसने अरुण मोड़ी की जान बचाई थी। उधर प्रभुतेश्वर चोल के सारे सैनिकों को महल में एंट्री नहीं देता है, इस वजह से वो सभी वहीं पे खड़े होते हैं। तभी एक हाथी आता है जिस पे वानिथी बैठी हुई है। वानिथी उसी के एक सैनिक की बेटी है जो कि अरुण मोड़ी से प्यार करती है। साथ में अरुण मोड़ी भी है जिसे देखकर प्रभुतेश्वर खुश होता है और गेट खोल देता है उसे अंदर आने के लिए। यहाँ प्रभुतेश्वर को ये पता चलता है कि पांडे के हथियारे घुस चुके हैं महल में राजा को मारने के लिए। वो चारों तरफ सैनिक फैला देता है। उधर हम देखते हैं मधुरांतकन जो कि चोल साम्राज्य को पाने के लिए काफी बेचैन है। इधर सैनिक तहखाने के अंदर से महल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पीछा कर रही है मंदाकिनी। यहाँ वो लोग फाइनली राजा को देख लेते हैं एक जगह विश्राम करते हुए। तभी वहाँ पे अरुण मोड़ी आता है जिसे देखकर राजा काफी खुश होते हैं। यहाँ हत्यारे बोलते हैं कि एक साथ हम दोनों को मारेंगे। यहाँ अरुण मोड़ी उसका आशीर्वाद लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो सभी उसके ऊपर तीर से वार करते हैं, लेकिन मंदाकिनी बीच में आके उनकी जान बचा लेती है। मंदाकिनी को देखकर वो खुश होते हैं लेकिन उसे साथ में खो भी देते हैं। उधर राष्ट्रकूट के राजा ये सोच रहे होते हैं कि चोल डायनेस्टी अब खत्म हो जाएगा और काफी बरसों तक वापस नहीं उठेगा। उधर प्रभुतेश्वर को नंदिनी के बारे में एक आदमी सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि पांडे हत्यारे तुम्हारी पत्नी नंदिनी के साथ मिले हुए हैं। उधर हम देखते हैं नंदिनी और रविदास काफी लोगों को मिलकर अब अपना आखिरी प्लान अंजाम करने के बारे में सोच रहे हैं। उधर भागकर वंध्यादेवन कडम्बर पहुंचता है क्योंकि आदित्य करिकाल ने उसके साथ रहने से उसे मना किया था, लेकिन उसे पता है कि नंदिनी उसे मारना चाहती है, वो उसकी जान नहीं बख्शेगी, इसलिए वो छुपकर उसके पीछे पीछे आया है। वो नंदिनी और रविदास की सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ रविदास को लगता है कि नंदिनी उसे देखकर इमोशनल हो जाएगी और उसे नहीं मार पाएगी। यहाँ नंदिनी उसे विश्वास दिलाती है कि तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा ताकत मुझ में है, मैं ही उसे खत्म करूंगी। इसके बाद रविदास और बाकी के आदमी सारे छुप जाते हैं। नंदिनी तलवार लेके तैयार होती है। वहां सीधे आता है वंध्यादेवन। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। यहाँ वंध्यादेवन छुपकर उसे देख रहा होता है। उधर आदित्य करिकालम आता है और वो नंदिनी से बातें करता है। यहाँ इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि ये दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। आदित्य करिकालम नंदिनी को बोलता है कि वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। अगर वो चाहे तो उसके लिए अपने माता पिता और इस साम्राज्य को छोड़ देगा और उसके साथ कहीं दूर जाके रहेगा, लेकिन नंदिनी अपने बदले में जल रही है, इसलिए वो उसे ये सब चीज़ें करने से मना कर देती है। इसलिए वो उसे बोलती है कि मैंने प्रभुतेश्वर से इसलिए शादी की है क्योंकि मुझे राजसी जीवन अच्छा लगता है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो उसे बोलता है कि फिर तलवार उठाओ और मुझे खत्म कर दो, लेकिन वो फिर भी तलवार नहीं उठाती। आदित्य करिकाल उसे बोलता है कि तुम मेरा चेहरा देख रही हो इसलिए मुझे मार नहीं पा रही हो, इसलिए वो कमरे
की सारी मोमबत्ती को बुझा देता है, जिससे अंधेरा हो जाता है और उसे अपना खंजर निकाल के देता है। वो खंजर उसके हाथ में होता है, जिसे देख के आदित्य करिकाल उससे गले लग जाता है। गले लगते ही वो खंजर उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद करिकाल वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर नंदिनी रोने लगती है और नंदिनी को वहां पर रविदास आकर ले जाता है। इधर आदित्य करिकाल की जान बचाने के लिए वंध्यादेवन बाहर आता है। वो उसकी डेड बॉडी को लेकर बाहर आता है, जिसे चोल साम्राज्य के सैनिक देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उसी ने उसे मार दिया है। उधर आदित्य करिकाल की लाश सुंदर चोल और उसका भाई अरुण मोड़ी देखकर टूट जाते हैं। यहाँ उसका अंतिम संस्कार होता है। उधर नंदिनी को हम देखते हैं, जो कि रविदास के साथ वहां से भागकर बाहर जा रही है। उसी नाव में बैठा एक बंदी नंदिनी को उसकी असलियत बताता है। वो बताता है कि तुम किसी और की नहीं बल्कि वीर पांड्या की बेटी हो। ये बात सुनकर वो रविदास से पूछती है तो रविदास उसे बताता है कि मरते वक्त उन्होंने तुम्हें क्षमा करने के लिए क्यों बोला था। ये बात सुनकर नंदिनी समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि जिस आदमी ने उसे निस्वार्थ प्यार किया उसी को उसने जान से मार दिया। इस वजह से नंदिनी काफ़ी गिल्ट फील करती है। उधर हम देखते हैं आदित्य करिकाल के मरने की वजह से उसका दोस्त पार्थिवन राष्ट्रकूट के साथ अपना हाथ मिला रहा है, ताकि वो अपने दोस्त के मौत का बदला ले सके उसी के भाई और पिता अरुण मोड़ी और सुंदर चोल से। इधर युद्ध की बात मधुरंतकान देव को पता चलता है तो वो अरुण मोड़ी के साथ हो जाता है और इस युद्ध को लड़ता है। युद्ध जीतने के बाद अरुण मोड़ी सुंदर चोल का असली हकदार यानी मधुरंतकन को वो साम्राज्य सौंप देता है। उधर हम देखते हैं नंदिनी, जिसने अपने ही प्रेमी आदित्य करिकाल को मारा, इस वजह से वो काफ़ी गिल्ट में है। इस वजह से वो अपने आप को खत्म करने के लिए जल समाधि ले लेती और वो ये प्रॉमिस करती है कि वो इस पाप और इस कर्ज को उतारने के लिए अगला जन्म लेगी। उधर वंध्यादेवन को इन लोगों ने बंदी बना रखा था, लेकिन उसकी सच्चाई सभी को मालूम है कि आदित्य करिकालम के लिए वो काम किया करता था तो वो उसे मार नहीं सकता था। लेकिन उसकी गलती ये है कि आदित्य करिकालम के मना करने के बाद वो उस जगह पे उपस्थित था जहां उसे नहीं होना चाहिए। लेकिन युद्ध में साथ देने की वजह से उसे क्षमा कर दिया जाता है। अब इसके बाद 14 वर्ष बीतने के बाद मधुरांतकन की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात पोनियन सेल्वा यानी अरुण मोड़ी को तंजौर का राज्यपाट सौंप दिया जाता है, जिसके बाद वो रविदास और पांडे के हथवारों को पकड़वा के उन्हें दंडित करते हैं। अब यहीं पे इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। सो आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।